वेलकम टू सरजी अकेडमी यूट्यूब चैनल। और जियोग्राफी टेट की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम नए टॉपिक के साथ हैं जिसमें हम छोटे छोटे नए टॉपिक्स को कवर करेंगे। और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भारत में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती हैं जिनसे गरज के साथ वर्षा होती है और इस वर्षा को वहां पर क्या कहा जाता है। तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा नॉर्वेस्टर। जो हमारे पूर्वांचल राज्य हैं या फिर पूर्वी भारत है वहां पर इसे क्या कहा जाता है, नॉर्वेस्टर कहा जाता है। जो गर्मियों में बारिश होती है उसे क्या कहा जाएगा, नॉर्वेस्टर कहा जाता है। बाकी नाम आते हैं काल बैसाखी, तो ये भी बारिश का ही नाम है काल बैसाखी। और ये कहाँ कहा जाता है, तो बंगाल में इसे क्या कहा जाता है, काल बैसाखी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है चेरी ब्लॉसम। तो ये जो चेरी ब्लॉसम है या फिर इसको हम कॉफी शार भी बोलते हैं, चेरी ब्लॉसम या फिर कॉफी रेन, कॉफी वर्षा, कॉफी शार या फिर रेन, ये बोला जाता है कौन से राज्य में, तो कर्नाटक वाले रीजन में गर्मियों की जो बारिश है उसे कहा जाता है चेरी ब्लॉसम या फिर कॉफी वर्षा। नेक्स्ट आ जाता है मैंगो शार। तो मैंगो शार नाम दिया जाता है गर्मियों की बारिश में, कहाँ, केरला में। तो जो गर्मियों की बारिश होती है केरला क्षेत्र में उसको कहा जाता है वहां पर मैंगो शार। क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में अधिकतर वर्षा किन मानसून से होती है। तो भारत में जो मैक्सिमम बारिश होती है ना गर्मियों के बाद, मानसून सीजन जिसको हम बोलते हैं, वो कौन सी मानसून से होती है। तो वो हमारा आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, दक्षिण पश्चिमी मानसून। अगर हम इस तरह से भारत के दक्षिण क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ से जो मानसून उठती है ये हमारा कौन सा आ गया, नॉर्थ, ये हमारा साउथ, ये हमारा ईस्ट और वेस्ट। तो ये वाला जो हमारा क्षेत्र है ये कौन सा होगा, साउथ और वेस्ट, मतलब वेस्ट भी है साउथ भी है। तो यहाँ से यानी कि जो अरब सागर से हमारी मानसून चलती है जिनको हम बोलते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून, ये पूरे भारत में सबसे अधिक बारिश करते हैं और लगभग 70% जो बारिश है वो हमारे मानसून सीजन में होती है। और किस मानसून के कारण होती है, तो ये आ जाता है हमारा दक्षिण पश्चिमी मानसून। उसके बाद आता है लेट मानसून। तो लेट मानसून मतलब मानसून खत्म होने के बाद जो बारिश होती है उस अवधि को हम बोलते हैं परवर्ती या फिर लेट मानसून। नेक्स्ट आता है प्री मानसून। तो प्री मानसून जो गर्मियों में बारिश होती है मानसून के आगमन से पहले, उनको हम बोलेंगे पूर्व मानसून। और नेक्स्ट आ जाता है उत्तर पश्चिम मानसून। तो इधर हमारे वेस्टर्न एरिया से जो मानसून आते हैं भारत में उनको बोलते हैं हम उत्तर पश्चिमी मानसून। और ये भी इम्पोर्टेंट है, ये कौन सी ऋतु में सबसे अधिक बारिश करते हैं, तो ये शीत ऋतु में सबसे अधिक बारिश होती है हमारी कौन सी, उत्तर पश्चिमी मानसून। और ये जो उत्तर पश्चिमी मानसून है ये कौन से सागर से आती है, ये भूमध्य सागर से हवाएं चलती हैं और कहाँ टकराती हैं, भारत के हिमालय पर्वत से टकराती हैं। और इस क्षेत्र में भारत के जो सर्दियों में बारिश होती है वो कौन सी मानसून के कारण होती है, उत्तर पश्चिमी मानसून के कारण होती है। ठीक है, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिट्टियों से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं पेपर में। इनमें से कौन सी मिट्टी को चेरनजेम मिट्टी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सी मिट्टी को हम चेरनजेम मिट्टी बोलेंगे। ये एक अंतरराष्ट्रीय नाम है, कैसा नाम है, ये एक इंटरनेशनल नेम है। और किस मिट्टी का ये नाम है, तो आंसर आ जाएगा काली मिट्टी का। इंटरनेशनल नाम क्या है, अंतरराष्ट्रीय नाम है चेरनजेम नाम है। अब ये जो काली मिट्टी है इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि इस मिट्टी में कपास की पैदावार सबसे अधिक होती है। और इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। कौन सी मिट्टी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी कहा जाता है। और ये जो मिट्टी है ये बेसाल्ट रॉक के टूटने से बनती है, बेसाल्ट रॉक, बेसाल्ट चट्टान के टूटने से बनती है। और ये जो बेसाल्ट चट्टान होती है
ये कैसी चट्टान होती है, तो ये लावा से बनती है, यानी कि जो मैग्मा निकलता है उसके कारण ये रॉक बनती है, चट्टान बनती है। उसको टूटने के कारण हमारी कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है, तो हमारी काली मिट्टी का निर्माण होता है। ये जो हमारी काली मिट्टी है ये मुख्य तौर पर किस राज्य में पाई जाती है, तो मुख्य रूप से ये गुजरात राज्य में पाई जाती है। गुजरात के बाद नंबर आता है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद थोड़े से क्षेत्र में आ जाएगा एमपी, थोड़ा सा तटीय क्षेत्र उड़ीसा का आता है। इस तरह से कुछ एक और राज्यों में भी थोड़ी बहुत ये मिट्टी पाई जाती है, लेकिन मैक्सिमम ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है। अब इस मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है, तो इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम, ये मुख्य तौर से पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, चूना भी पाया जाता है। लेकिन इस मिट्टी में सबसे अधिक जो पदार्थ पाए जाते हैं वो कौन से पदार्थ हैं, कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कौन से पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ सबसे अधिक पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सी मिट्टी में पाए जाते हैं, काली मिट्टी में पाए जाते हैं। और इनमें सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो इनमें सबसे अधिक आयरन पाया जाता है, चूना पाया जाता है, एल्यूमिनियम पाया जाता है, और उसके बाद आ जाएगा इसमें चूना पाया जाता है। तो ये चीजें याद रखेंगे, इनमें सबसे अधिक क्या क्या पाया जाता है, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं साथ में हम। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारी लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी जो नाम दिया गया है ये दिया गया है क्यों, क्योंकि इसमें जो लौह आयरन ऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। किसकी मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लौह ऑक्साइड बोलते हैं, उसकी मात्रा पाई जाती है। तब इसका जो रंग है वो कैसा दिखाई देता है, हमें लाल दिखाई देता है। लेकिन पानी की मात्रा होने के कारण ये हमें और किस रंग से दिखाई देती है, तो ये पीले रंग की भी दिखाई देती है। कब, जब इसमें किसकी मात्रा होती है, पानी की मात्रा होती है। तो जो लाल मिट्टी है वो हमें कैसी दिखाई देती है, पीली दिखाई देती है। और याद रखेंगे ये जो लाल मिट्टी है या जो पीली मिट्टी है वो कैसी है, तो ये एसिडिक है नेचर में। तो ये कैसी मिट्टी है, एसिडिक मिट्टी है, मतलब हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो ये एक प्रकार की अम्लीय मिट्टी है। और यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये है कि ये जो मिट्टी है लाल मिट्टी या फिर पीली मिट्टी, ये अधिकतर कैसी भूमि है, बंजर भूमि है, मतलब ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है, बंजर भूमि है। यहां से क्वेश्चन बनता है कि चूना का प्रयोग करके इसको हम क्या बना सकते हैं, उपजाऊ मिट्टी बना सकते हैं। किसका प्रयोग करके, लाल मिट्टी में चूने का प्रयोग करके इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम उपजाऊ बना सकते हैं। और ये जो मिट्टी है ये मुख्य तौर पर पाई जाती है आंध्र प्रदेश और छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार हमारे झारखंड, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में फैला है। तो इन राज्यों में ये थोड़ी थोड़ी जगह पर ये वाली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी, लाल मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है ये जो लाल मिट्टी है, इनमें जो अगर हम चूना की प्रयोग करते हैं तो इसको उपजाऊ बना सकते हैं। और इसमें कौन से अनाज उगाए जाते हैं, तो मोटे अनाज इसमें हम उगा सकते हैं, जैसे मक्का हो गया, बाजरा हो गया, इस तरह के मोटे अनाज इसमें हम क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, ये मैं इरेज कर देती हूं साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जलोढ़ मिट्टी, बी ऑप्शन। तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। क्या है ये, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। और जो मैदान है, मैदानी क्षेत्रों में,
कौन से मैदान जो नदियों द्वारा बनाए जाते हैं उन मैदानों में ये मिट्टी पाई जाती है। स्पेशली कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। और ये क्या करती है? सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। और जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो सबसे अधिक इसमें पोटाश पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक पोटाश पाया जाता है। नेक्स्ट याद रखेंगे, ये सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो ये गंगा ब्रह्मपुत्रा मैदानों में पाई जाती है। मतलब गंगा जो हमारे उत्तरी भारत के मैदान हैं उनमें सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारी लेटराइट मिट्टी। तो ये जो लेटराइट मिट्टी है ये हमारी कैसी मिट्टी है और ये कहाँ पाई जाती है? तो याद रखेंगे लेटराइट मिट्टी हमारी, इसमें हमारे आयरन और सिलिका की मात्रा सबसे अधिक होती है। क्या होती है? इसमें आयरन और सिलिका पाया जाता है। और एक चीज याद रखेंगे, इस मिट्टी में सबसे अधिक किसकी खेती की जाती है? चाय, काजू और कॉफी की खेती की जाती है। कौन सी मिट्टी में? लेटराइट मिट्टी में। तो आप राज्य आराम से कर सकते हैं कि किन किन राज्यों में पाई जाती है। तो ये ज्यादातर कर्नाटका, असम के कुछ क्षेत्र और उसके बाद हमारे केरला के क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां पर हम किसकी खेती करते हैं? चाय की खेती, काजू की खेती और कॉफी की खेती करते हैं। क्लियर हो गया? चलिए तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन? श्वेत क्रांति के जनक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्वेत क्रांति के जनक आ जाएंगे हमारे वी कुरियन। कौन से? वी.एस. कुरियन। इनको बोला जाता है श्वेत क्रांति के जनक। और ये जो श्वेत क्रांति है ये जुड़ी थी दुग्ध उत्पादन, किससे? दूध उत्पादन से जुड़ी हुई क्रांति थी। मतलब दूध उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिए जिन टेक्निक्स को प्रयोग किया जा रहा था उसको हमने नाम दिया व्हाइट रेवोल्यूशन या फिर श्वेत क्रांति। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। पहली ऑप्शन है नॉर्मन ब्लॉक। तो नॉर्मन जो बार लोग थे इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम विश्व में हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक, ग्रीन रेवोल्यूशन। और ग्रीन रेवोल्यूशन जो जुड़ी थी वो जुड़ी थी खाद्य अनाज से, गेहूं और चावल से। किससे जुड़ी थी हरित क्रांति? पहले ये गेहूं से, बाद में ऐड किया गया चावल। मतलब खाद्य अन्न के उत्पादन से ये क्रांति जुड़ी है, जिसको हम बोलेंगे ग्रीन हरित क्रांति। और विश्व में इनके जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट आ जाता है एम.एस. स्वामीनाथन। तो इंपॉर्टेंट है इनका नाम। भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक। ठीक है, याद रखेंगे इनका नाम। भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के जो जनक हैं वो कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन है। क्लियर हो गया? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। नीली क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये सीधे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे ब्लू रेवोल्यूशन किससे जुड़ा है? तो ये मत्स्य पालन से जुड़ा है हमारी नीली क्रांति। नेक्स्ट आ जाता है मांस उत्पादन। तो मांस उत्पादन से जुड़ी है हमारी कौन सी क्रांति? लाल क्रांति, रेड रेवोल्यूशन। और ये प्लस याद रखेंगे टमाटर से भी जुड़ी है। मतलब टमाटर का हमने उत्पादन करना है तो कौन सी क्रांति का नाम दे रहे हैं उसको? रेड क्रांति, प्लस मीट के साथ जुड़ा है। नेक्स्ट दुग्ध उत्पादन। तो दुग्ध उत्पादन अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है। कौन सी क्रांति बोलेंगे इसको हम? श्वेत क्रांति। नेक्स्ट आ जाता है बायोडीजल उत्पादन। तो बायोडीजल उत्पादन के साथ जुड़ी है हमारी ब्लैक रेवोल्यूशन, कृष्ण क्रांति या फिर इसको हम बोलेंगे काली क्रांति, या फिर हम बोलेंगे कौन सी? ब्लैक रेवोल्यूशन।
तो ये किससे जुड़ी है? बायोडीजल प्रोडक्शन से जुड़ी है हमारी कौन सी? ब्लैक रेवोल्यूशन, कृष्ण क्रांति। क्लियर हो गया? चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, झींगा मछली उत्पादन से, जिसको हम श्रिम्प बोलते हैं, उसके उत्पादन से कौन सी रेवोल्यूशन जुड़ी है? तो याद रखेंगे झींगा मछली। एक हमने पहले किया मत्स्य उत्पादन, जब आपको नॉर्मल फिश कीपिंग आ जाएगा तब हम क्या करेंगे? ब्लू रेवोल्यूशन करेंगे। लेकिन जब आपको ये आंसर आ जाएगा, सॉरी ये क्वेश्चन आ जाएगा झींगा मछली, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कौन सी आ जाएगी? पिंक रेवोल्यूशन। किससे जुड़ा है? ये श्रिम्प मछली से जुड़ा है, जिसको हम झींगा मछली बोलते हैं। बाकी देख लेते हैं सिल्वर रेवोल्यूशन। तो रजत क्रांति जो जुड़ी है वो किससे जुड़ी है? एग प्रोडक्शन से, मतलब अंडा उत्पादन से। अंडा उत्पादन से कौन सी क्रांति है हमारी? सिल्वर रेवोल्यूशन। इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आती है। नेक्स्ट आ जाता है येलो रेवोल्यूशन। तो येलो रेवोल्यूशन, जिसको हम पीली क्रांति बोलते हैं, ये जुड़ी है हमारी तिलहन से, तिलहन उत्पादन से। मतलब जो तेल के बीज हैं, सरसों हो गया, तिल हो गए, सूरजमुखी हो गया, इन बीजों का या इनकी क्या करनी है हमने? बम्पर प्रोडक्शन करनी है। तो कौन सी क्रांति उसको बोलेंगे? येलो रेवोल्यूशन। नेक्स्ट आ जाता है गोल्डन रेवोल्यूशन। तो गोल्डन रेवोल्यूशन जो है हमारी, वो किससे जुड़ी है? वो जुड़ी है हमारी बागवानी या फिर फल उत्पादन से। बागवानी या फिर किससे जुड़ी है? फल उत्पादन से। बाकी हमारा आंसर था सी, पिंक रेवोल्यूशन। तो ये हमारी किससे जुड़ी है? झींगा मछली उत्पादन से, जिसको हम श्रिम्प भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके साथ ही हम एक दो चीजें और कर लेंगे। एक और आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, भूरी क्रांति। ब्राउन रेवोल्यूशन किससे जुड़ी है? भूरी क्रांति। तो भूरी क्रांति हमारी जुड़ी है खाद उत्पादन से, मतलब खाद की पैदावार से जुड़ी है हमारी भूरी क्रांति। खाद लिख लीजिए, या फिर हम उर्वरक लिखेंगे, उर्वरक, जिसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर, उर्वरक से हमारी कौन सी क्रांति जुड़ी है? भूरी क्रांति जुड़ी है। बाकी ग्रीन मैंने आपको पहले बता दिया है, ग्रीन हमारे खाद्य अनाज, गेहूं और चावल से जुड़ी है। सिल्वर याद रखेंगे अंडा प्रोडक्शन से जुड़ी है। येलो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे तिलहन से जुड़ी है। पिंक रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछी जाती है, झींगा मछली से जुड़ी है। नेक्स्ट हमारी ब्लू आ जाएगी। तो ब्लू हमारी मत्स्य पालन से जुड़ जाएगी। फिर हमारी उसके बाद गोल्डन रेवोल्यूशन, तो ये हमारी फल और बागवानी से जुड़ेगी। नेक्स्ट एक और आती है हमारी राउंड रेवोल्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। राउंड रेवोल्यूशन, गोल क्रांति, क्या बोलेंगे? गोल क्रांति। तो ये जो राउंड रेवोल्यूशन है, ये जुड़ी है आलू की प्रोडक्शन से, पोटैटो प्रोडक्शन से जुड़ी है हमारी कौन सी? गोल क्रांति। क्लियर हो गया? देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से नई जलोढ़ मिट्टी कौन सी है? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था? जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ा था। जलोढ़ मिट्टी कहाँ है? भारत के नदी जो मैदान है, नदियों द्वारा बनाए गए मैदान है, उनमें हमारी कौन सी सबसे ज्यादा मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। अब ये जो जलोढ़ मिट्टी है, ये दो प्रकार की होती है। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन से? तो ये दो प्रकार हैं, बांगर और ये खादर। दो प्रकार की मिट्टी है। कौन कौन से? बांगर और खादर। हमसे पूछा गया है कि नई जलोढ़ कौन सी है, इनमें से नई मिट्टी कौन सी है? तो नई मिट्टी हमारा आंसर आ जाएगा डी। ये जो खादर है ये हमारी कौन सी मिट्टी है? नई। और जो बांगर है ये कौन सी मिट्टी है? पुरानी मिट्टी। अब जब हमारी नदियां कहीं भी पर्वत से निकलती हैं ना, मैक्सिमम नदियां हमारी कहाँ से निकलती हैं? पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती हैं। तो ये अपने साथ मिट्टी लेके आती हैं। अब नदी जब अपने तट के साथ साथ मिट्टी बिछाना शुरू कर देती है, अब जो बरसाती मौसम है उसमें नदियों का जो फ्लो है कहाँ तक चला जाएगा? यहाँ तक चला जाएगा। तो नदी यहाँ भी मिट्टी बिछा रही है इस क्षेत्र में,
और नॉर्मल सीजन में नदी का ये रास्ता है वो इस रास्ते से क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। अब ये जो पुरानी पहले जो मिट्टी बिछाई थी उसने ये लगभग 1 साल बाद बिछेगी। दोबारा जब बरसात आएगी, नदियों का पानी बढ़ेगा, तो ये जो मिट्टी है वो 1 साल तक क्या हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी। तो हम जो बांगर है, पुरानी मिट्टी है, उसको हम क्या बोलेंगे, बांगर। और जो नई मिट्टी नदियों के साथ साथ बिछा रही है नदी, उसको हम क्या बोलेंगे, खादर। और ये जो खादर है ये क्या होती है, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। कौन सी, वैसे तो जलोढ़ आंसर करेंगे, लेकिन जलोढ़ में भी अगर पूछे सबसे अधिक उपजाऊ कौन सी है तो याद रखेंगे कौन सी आ जाएगी, खादर आ जाएगी। आपने याद कैसे रखना है, खाद से याद रखना है कि हम भूमि की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, खाद। तो खाद से हमारी भूमि क्या हो जाती है, नई हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। तो हमारा आंसर भी बन जाएगा नई है और सबसे अधिक उपजाऊ है। क्लियर हो गया। बाकी रेगुर मिट्टी मैंने आपको करवा दिया है, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी बोलते हैं। और पीली मिट्टी, तो लाल मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, पीली मिट्टी है। और ये पीली किस वजह से होती है, जब लाल मिट्टी में पानी की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसको रंग कैसा दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पीली मिट्टी। बाकी बांगर हमारी ऑप्शन है, ये क्या है, पुरानी। तो जो आज का जो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का वो क्या आ जाएगा, खादर मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, नई जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पिस्सीकल्चर किस कृषि विधि से संबंधित है, पिस्सीकल्चर। ठीक है, ये क्या ऑप्शन है, पिस्सीकल्चर। तो याद रखेंगे, यहां से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो पिस्सीकल्चर है वो किससे संबंधित है, मत्स्य पालन से संबंधित है। यानी कि मछली पालने में जिस टेक्निक का हम प्रयोग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पिस्सीकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा रेशम पालना, रेशम का कीट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेरीकल्चर। क्या बोलेंगे, रेशम को कीट पालने को, जो रेशम के कीड़े पालते हैं उसको हम बोलेंगे सेरीकल्चर। नेक्स्ट आ जाता है फिश कीपिंग, तो ये हमारा आंसर ही है, इसको हम बोलेंगे पिस्सीकल्चर। नेक्स्ट है मधुमक्खी पालना, तो मधुमक्खी पालने के जो हमारा मेथड है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। क्या बोलेंगे, एपीकल्चर। और नेक्स्ट आ जाएगा केंचुआ, तो केंचुए को हम क्या बोलते हैं, बर्मी खाद बोलते हैं ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बर्मी कल्चर। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि पिस्सीकल्चर विधि किससे संबंधित है, याद रखेंगे मत्स्य पालन से संबंधित है। क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है। चलिए फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है IR20 किस खाद्यान्न की एक किस्म है, तो याद रखेंगे ये जो किस्म है वो किसकी है, चावल की किस्म है। IR, जब भी IR से संबंधित कोई नाम आ जाए, चाहे वो 20 है, कोई भी नाम है, आपने क्या करना है, उसको राइस, चावल की एक वैरायटी बतानी है। कुछ और वैरायटी भी है चावल की, जहां भी नाम के साथ पूसा लिखा आ जाए ना, पूसा 20, पूसा 25 या बासमती 20, बासमती 25, वो किसका नाम आ जाएगा, वो हमारा चावल का नाम आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है गेहूं ऑप्शन, तो गेहूं में एक कॉमन चलता है DVW। ये नाम जहां भी आ जाए आपने किसकी किस्म कर देनी है, गेहूं, DVW 20, DVW 255, DVW 370, 71, 72, इस तरह से नाम है। आपने बेस रूट वर्ड पहचान लेना है कि DVW किससे संबंधित होगा, गेहूं से। एक और कॉमन नाम आता है श्रिया। तो अगर आपसे पूछा जाए ना श्रिया किसकी किस्म है, तो श्रिया किसकी किस्म है, गेहूं की किस्म है। उसके बाद आ जाता है मक्की, तो मक्की की देख लेते हैं। मक्की की कुछ इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछी जाती है। प्रकाश, तो जब प्रकाश नाम आए आपने याद रखना है किसकी किस्म है, मक्का की किस्म है। तो पार्वती, जब पार्वती नाम आए तो याद रखेंगे किसकी किस्म है, मक्का की किस्म है। उसके बाद नवज्योति, तो नवज्योति जब नाम आए तो किसकी है, नवज्योति। देखिए हिमाचल में आलू की भी एक किस्म है, वो हिमाचल के कंसेप्ट में आपसे पूछा जाएगा। तो नवज्योति कौन सी फसल की है, मक्का की है। नेक्स्ट आ जाएगा धवल, धवल किसकी किस्म है, तो ये भी किसकी है, मक्का की। बाकी चाय, चाय हमें पता है सबसे अधिक कहाँ उगाई जाती है, असम में।
हिमाचल के पालमपुर में भी चाय उगाई जाती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? कांगड़ा टी के नाम से जानते हैं, कांगड़ा चाय के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी में पोटाश सबसे अधिक पाया जाता है? ये तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कराया है कि पोटाश की मात्रा सबसे अधिक किस मिट्टी में पाई जाती है। तो याद रखेंगे, जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? पोटाश पाया जाता है। बाकी काली मिट्टी, तो काली मिट्टी में मैंने आपको बता दिया है, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं और सबसे अधिक कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है जी। लाल मिट्टी, तो लाल मिट्टी में मैंने आपको बताया था कि किसकी चूना का प्रयोग करके इसकी उर्वरकता को क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है लेटराइट मिट्टी, तो लेटराइट मिट्टी में सबसे अधिक सिलिका और आयरन पाया जाता है। लेटराइट मिट्टी में सिलिका प्लस आयरन की मात्रा पाई जाती है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ठीक है, भारतीय केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आंसर आ जाएगा इसका, यहां से भी एक आधे क्वेश्चन जरूर आते हैं हेडक्वार्टर से, तो आंसर आ जाएगा देहरादून। ठीक है, हमारा जो केंद्रीय जल और मिट्टी संरक्षण अनुसंधान केंद्र है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो उसका हेडक्वार्टर है देहरादून। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं इसके साथ साथ। बाकी ऑप्शन है हमारी न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र है। ये क्वेश्चन बार बार आता है, क्या है यहाँ पर? भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, जिसको हम ICAR बोलते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है, ICAR का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। पुणे, तो पुणे में है, पुणे है महाराष्ट्र में, और यहाँ पर है केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र। पुणे में क्या है? केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र, केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र। नेक्स्ट है हमारा नागपुर, तो नागपुर में है केंद्रीय कपास कॉटन सेंट्रल कॉटन रिसर्च सेंटर, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो वाले, याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सी आंसर आ जाएगा, देहरादून। ठीक है, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सी फसल रबी फसल नहीं है? तो याद रखेंगे, फसलों का वर्गीकरण भी आपको आना चाहिए। भारत में दो प्रकार की मुख्य तौर पर फसलें हैं, रबी फसलें। रबी फसलें कौन सी आएंगी? जो हम सर्दियों में बीजते हैं ना, सर्दियों में अक्टूबर नवंबर में बीजी जाती हैं और अप्रैल मई में इनको हार्वेस्ट किया जाता है, काटा जाता है। और दूसरी आ जाती है खरीफ की फसलें। ये हमारी कब से चलेंगी? अक्टूबर नवंबर से चलेंगी अप्रैल मई तक। गेहूं इसका एग्जाम्पल है, अभी हमने इसकी बुआई कर दी है अक्टूबर नवंबर में, और कब काटेंगे इसको हम? अप्रैल मई में। और इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, कौन कौन सी फसलें आ जाएंगी इस समय। गेहूं, और आप देख सकते हैं आराम से आपके खेतों में और क्या क्या बीजा गया है। सरसों है, और क्या है? जवई है, जिसको हम जोई बोलते हैं, जवई है। और किसकी खेती की जाती है? मटर की खेती की जाती है। बाकी सरसों उगी है, और
साथ में साग याद रखेंगे तो राई की खेती भी की जाती है इन दिनों, राई। फिर हम मेनली जो भारत में प्याज की खेती की जाती है ना, वो भी इन दिनों की जाती है। लेकिन प्याज और आलू ऐसी फसलें हैं जिनकी हम साल में 2 खेतियां भी कर लेते हैं, तो इनको एक पर्टिकुलर सीजन में हम बांध कर नहीं रखेंगे। अब जो खरीफ की फसल है, इनकी जो बुआई की जाती है वो कब की जाती है? जून जुलाई। और जो इनकी कटाई की जाती है वो कब की जाती है? सितंबर अक्टूबर तक। कब? सितंबर अक्टूबर। अब यहां कौन कौन सी फसलें आ जाएंगी? मक्का आ जाएगा, धान जिनको हम चावल बोलते हैं उसकी खेती की जाती है, धान भी लिख सकते हैं आप, मक्का, धान, बाजरा, ठीक है, कपास। ये कुछ मेन फसलें हैं जिनकी खेती हम कब करते हैं? जून जुलाई में करते हैं। बाकी आप अपनी लोकल फसलें देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके खेतों में क्या क्या बीजा गया है, वहीं से आप नॉर्मली इनको क्या कर सकते हैं? छांटी कर सकते हैं। तो यहाँ पूछा गया है इनमें से कौन सी रबी फसल नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? कपास आ जाएगा। कपास हमारी कैसी फसल है? ये एक खरीफ की फसल है। ठीक है जी, देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन से की जाती है? तो भारत वैसे नदियों का देश माना जाता है, काफी सारी नदियां हैं, लेकिन भारत में आज भी जो सबसे अधिक सिंचाई है वो किनके द्वारा की जाती है? कुओं और ट्यूबवेल से की जाती है, कुओं और नलकूपों से की जाती है। बाकी तालाबों से, तो तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां आज भी अधिकतर सिंचाई कहां से की जाती है? तालाबों से की जाती है। बाकी उत्तरी भारत के कुछ मैदानी क्षेत्र है जहां पर सिंचाई किसके द्वारा की जाती है? नहरों। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? बी आंसर आएगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोने का रेशा किस रेशे को कहा जाता है? तो याद रखेंगे सोने का रेशा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जूट को। इसको हम क्या बोलते हैं? जूट को पटसन बोलते हैं ना, गोल्डन फाइबर कहा जाता है, क्योंकि इसका जो रंग होता है वो सुनहरा गोल्डन सा कलर होता है, एक वाइट कलर का भी होता है जूट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ये हमारा क्वेश्चन था, गोल्डन फाइबर। और याद रखेंगे जूट की खेती सबसे अधिक भारत में किस राज्य में की जाती है? तो वेस्ट बंगाल में की जाती है जूट की खेती। ठीक है, और वैसे विश्व में सबसे अधिक खेती कौन करता है? तो विश्व में नाम आता है पहले नंबर पर बांग्लादेश और दूसरे नंबर पर नाम आता है भारत। ये 2 देश ऐसे हैं जो लगभग विश्व का सर्वाधिक जूट पैदावार करते हैं। पहले नंबर पर कौन सा? बांग्लादेश, और दूसरे नंबर पर कौन आ जाएगा? भारत। और भारत में अगर राज्य की बात करेंगे तो सबसे अधिक पश्चिमी बंगाल में जूट की खेती की जाती है। बाकी आ जाता है रेशम। तो रेशम सबसे अधिक भारत में कहाँ पैदा किया जाता है? तो ये पैदा किया जाता है कर्नाटका में। उसके बाद आंध्र प्रदेश का नाम भी आता है, असम का नाम भी आता है। नेक्स्ट आता है कपास। तो कपास हमें पता है काली मिट्टी में पैदा होता है, इसलिए उसको हम कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। और ये सबसे अधिक कौन से राज्य में? तो सबसे अधिक गुजरात में पैदा किया जाता है क्या? कपास। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राउरकेला स्टील प्लांट किस देश की सहायता से लगाया गया था? तो याद रखेंगे जो राउरकेला स्टील प्लांट है वो किस देश की सहायता से लगाया गया था? जर्मनी की सहायता से लगाया गया था। किसकी सहायता से लगाया गया था? जर्मनी की सहायता से लगाया गया था। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा जर्मनी की सहायता से। अब यहां से आता है कि ये जो राउरकेला स्टील प्लांट है ये कौन से राज्य में है? तो ये है उड़ीसा राज्य में। कौन से राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। और इसकी स्थापना, जो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 1960 में की गई थी। अगर आपने पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ी होंगी तो हमारी जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वो जो हमारी सेकंड
5 ईयर प्लान था वो मुख्य तौर से किसके ऊपर डिपेंड करता था, किसके ऊपर बनाया गया था? औद्योगिकरण के ऊपर बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? औद्योगिकरण पर निर्भर किया गया था, औद्योगिकरण के ऊपर अधिक फोकस किया गया था, मतलब उद्योगों को बढ़ावा देना है, ये हमारे दूसरे 5 ईयर प्लान का क्या था? मेन मोटिव था। तो उसी के तहत भारत में क्या किए गए? अलग अलग बड़े बड़े प्लांट्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज की स्थापना की गई। अब बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। सोवियत संघ, रूस, तो रशिया जब इसका विघटन नहीं हुआ था, टूटा नहीं था, तो उससे पहले इसको कहा जाता था सोवियत संघ रशिया। तो यहां 2 प्लांट लगाए गए हैं। पहला आ जाएगा रूस की सहायता से भारत में 2 स्टील प्लांट लगाए जाएंगे। पहला आ जाएगा भिलाई, इंपॉर्टेंट है, आते हैं पेपर में ये, भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई के बाद दूसरी ऑप्शन आ जाएगी साथ में बोकारो। अच्छा, ये याद रखेंगे, जो भिलाई है ये कौन से राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है। दूसरा प्लांट आ जाएगा बोकारो स्टील प्लांट, और बोकारो वर्तमान में कौन से राज्य में है? झारखंड। इन दोनों की स्थापना किसकी हेल्प से की गई? सोवियत संघ रशिया की सहायता से की गई। ये जो भिलाई है ये लगाया गया था, भिलाई 1959 को, और बोकारो है ये बाद में लगाया गया है 1964 में। कब? 1964 में। बाकी ऑप्शन देखते हैं। ब्रिटेन, तो ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया कौन सा प्लांट? दुर्गापुर स्टील प्लांट। कौन सा प्लांट? दुर्गापुर स्टील प्लांट किसकी सहायता से लगाया गया? ब्रिटेन की सहायता से। और कौन सा राज्य है, कब लगाया गया? तो 1959 में लगाया गया, और राज्य आ जाएगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल में दुर्गापुर स्टील प्लांट हमारा लगाया गया ब्रिटेन की सहायता से। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। अब मैनचेस्टर क्या है? तो ये जो मैनचेस्टर है इंग्लैंड का एक क्या है? शहर है, एक नगर है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है कॉटन टेक्सटाइल के लिए। कॉटन टेक्सटाइल यानी कि सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत में कौन सा प्रदेश सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है? अहमदाबाद। किसके लिए प्रसिद्ध है? अहमदाबाद। किसके लिए? क्योंकि हमने पढ़ा था ना गुजरात में सबसे अधिक कॉटन होता है। वैसे तो भारत में सबसे अधिक सूती वस्त्र मुंबई में तैयार किए जाते हैं, लेकिन शुरू में सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्रीज थी वो अहमदाबाद में लगाई गई, इसलिए अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है जी। एक और चीज याद रखेंगे साथ में, इसको कहा जाता है बोस्टन ऑफ इंडिया। बोस्टन ऑफ इंडिया। अब बोस्टन क्या है? ये भी एक यूएसए का शहर है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। मुंबई, तो मुंबई को बोला जाता है कॉटनोपोलिस। क्या बोला जाता है? कॉटनोपोलिस, सूती वस्त्रों की राजधानी, क्योंकि मुंबई में सबसे अधिक सूती वस्त्रों की क्या है? सॉरी, राजधानी आएगा। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। कोयम्बटूर, तो कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु में है। और कोयम्बटूर को क्या कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, दक्षिण का मैनचेस्टर।
दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर तमिलनाडु को कहा जाता है। नेक्स्ट है कानपुर, तो कानपुर उत्तर प्रदेश में है और इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो अहमदाबाद में शुरू में कॉटन इंडस्ट्री स्टार्ट की गई थी और इसे कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया या फिर बोस्टन ऑफ इंडिया। मुंबई, सबसे अधिक भारत में सूती वस्त्र तैयार किए जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सूती वस्त्रों की राजधानी। कोयम्बटूर तमिलनाडु में है और इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर उत्तर प्रदेश में है और इसे क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, चारों में से कोई एक आधी ऑप्शन क्वेश्चन में जरूर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां से भी इंपॉर्टेंट है, काकरापार या फिर काकरापारा परमाणु संयंत्र कहाँ है? यहां से जरूर क्वेश्चन आते हैं काकरापारा। तो याद रखेंगे काकरापारा ये हमारा कौन से राज्य में है? गुजरात में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काकरापारा न्यूक्लियर प्लांट हमारा कौन से राज्य में है? तो ये हमारा कहाँ आ जाएगा? गुजरात में। बाकी महाराष्ट्र में देख लेते हैं, तो महाराष्ट्र में है तारापुर परमाणु संयंत्र। उसके बाद आ जाता है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में हमारा इंपॉर्टेंट आ जाएगा कुंडनकुलम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु में, कुंडनकुलम। राजस्थान, तो राजस्थान में है रावत भाटा परमाणु संयंत्र। एक देख लेते हैं और उत्तर प्रदेश, इन सबके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश में हमारा आ जाएगा नारोरा परमाणु संयंत्र, नारोरा परमाणु संयंत्र। तो हमारा क्वेश्चन था काकरापार परमाणु संयंत्र कौन से राज्य में है? गुजरात। बाकी है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में है तारापुर। तमिलनाडु में है कुंडनकुलम। राजस्थान में राजस्थान परमाणु संयंत्र के नाम से भी है और रावत भाटा परमाणु संयंत्र के नाम से भी है। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश में है नारोरा परमाणु संयंत्र। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर डैम जो कि चंबल परियोजना का भाग है किस राज्य में है? तो यहां से आपके 2-3 क्वेश्चन हो गए कि जो राणा प्रताप सागर डैम है वो किस नदी परियोजना का भाग है? चंबल नदी परियोजना का भाग है। और याद रखेंगे महाराणा प्रताप कौन से राज्य से बिलोंग करते थे? मेवाड़ राज्य से बिलोंग करते थे। तो मेवाड़ राज्य किसका हिस्सा है? राजस्थान। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? राजस्थान। अब इस चंबल परियोजना के अंतर्गत राजस्थान में एक और डैम है जिसको हम बोलते हैं कोटा बैराज डैम। क्या बोलेंगे? कोटा बैराज डैम। तो 2 डैम हो गए राजस्थान में चंबल के अंतर्गत, 1 और 2 कोटा बैराज। क्लियर हो गया? अब आता है कि चंबल मध्य प्रदेश से निकलती है, तो मध्य प्रदेश में भी इसके ऊपर 2 डैम बनाए गए हैं जिनका नाम है, पहला आ जाएगा जवाहर सागर डैम। कौन सा नाम है? जवाहर सागर डैम। और दूसरा हमारा आ जाएगा गांधी सागर डैम। जवाहर सागर डैम और गांधी सागर डैम ये कहाँ है? तो ये दोनों है मध्य प्रदेश में, गांधी सागर डैम और दूसरा आ जाएगा जवाहर सागर डैम। ये सीधे ही क्वेश्चन आते हैं, इनको आपने ऐसे ही याद रखना है। गांधी सागर डैम कहाँ है? जवाहर सागर डैम कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कौन सी नदी परियोजना का हिस्सा है? तो चंबल नदी परियोजना का हिस्सा है। बाकी राजस्थान में कौन कौन सा डैम है? तो राणा प्रताप सागर डैम है, कोटा बैराज डैम है। उसके बाद आ जाता है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में एक डैम है जिसका नाम है कोयना डैम, और ये कौन सी नदी पर बना है? तो ये बना है कोयना नदी पर। और भी है, यहां से ज्यादातर यही क्वेश्चन आता है, कोयना डैम कौन से राज्य में है? याद रखेंगे कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र में। गुजरात से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम
तो याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन से राज्य से बिलोंग करते थे? गुजरात से। तो वहां पर जो डैम है वो कौन सा है? सरदार सरोवर डैम। और कौन सी नदी पर है? तो याद रखेंगे नर्मदा नदी परियोजना के अंतर्गत इसको बनाया गया है। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शिव समुद्रम परियोजना कौन सी नदी पर है? तो सीधा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कावेरी नदी पर है और राज्य आ जाएगा आंध्र प्रदेश। शिव समुद्रम परियोजना कौन सी नदी पर बनाई गई है? कावेरी नदी पर और राज्य आ जाएगा आंध्र प्रदेश। बाकी कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? ये महाराष्ट्र से निकलती है। और कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में एक डैम बनाया गया है, ये एक परियोजना है जिसको हम क्या बोलते हैं? नागा अर्जुन सागर डैम। इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर पेपर में आता है। नागा अर्जुन सागर डैम कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। कौन से राज्य में है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट आ जाता है महानदी। तो महानदी पर विश्व का सबसे लंबा डैम बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं हीराकुंड परियोजना या हीराकुंड डैम, जो क्या है? हमारा सबसे लंबा डैम है। कहाँ? भारत का सबसे लंबा डैम या फिर विश्व का सबसे लंबा डैम हीराकुंड डैम, जिसकी लंबाई कितनी है? 4.8 किलोमीटर है। बाकी कोयना मैंने अभी आपको बताया है, महाराष्ट्र की एक नदी है कोयना, और जो गोदावरी की ही ट्रिब्यूटरी है और उसके ऊपर जो डैम बनाया गया है इसको हम बोलते हैं कोयना डैम। इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आता है। कोयना डैम कौन से राज्य में हो गया? फिर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है और किस राज्य में है? तो इंपॉर्टेंट है, ये जो दुलहस्ती परियोजना है ये चिनाब नदी पर है और कौन से राज्य में आ जाएगी? तो ये राज्य आ जाएगा, यूटी है हमारी, जम्मू कश्मीर। ठीक है, चिनाब नदी पर कौन सी परियोजना चल रही है? दुलहस्ती परियोजना चल रही है। एक चीज और याद रखेंगे, इसके साथ ही इसके ऊपर एक और परियोजना चल रही है चिनाब जम्मू कश्मीर में, जिसको हम बोलते हैं बगलीहार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बगलीहार परियोजना कौन सी नदी पर है? तो याद रखेंगे चिनाब नदी पर। कौन से राज्य में है? जम्मू कश्मीर। बाकी आपको पता होना चाहिए कि चिनाब कौन से राज्य से निकलती है। तो चिनाब हिमाचल के लाहौल स्पीति के 2 ताल हैं, चंद्रभागा ताल और सूरज ताल, वहां से निकलती है चंद्रा नदी और भागा नदी। तो तांडी क्षेत्र में जाकर दोनों एक हो जाती हैं, वहां से इनका नाम पड़ जाता है चिनाब। वहां से ये एंटर कर जाती है चंबा जिला में और चंबा जिला से ही चली जाती है कश्मीर वैली में, और कश्मीर में जाकर इसके ऊपर 2 डैम बनाए गए हैं, बगलीहार परियोजना और दुलहस्ती परियोजना, जो कौन सी नदी पर है? चिनाब नदी पर। बाकी देख लेते हैं जेहलम नदी। तो जेहलम नदी श्रीनगर के वैरीनाग झील से निकलती है और इसके ऊपर जो परियोजना है बहुत इंपॉर्टेंट है, तुलबुल परियोजना। कौन सी परियोजना है? तुलबुल परियोजना। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। तिस्ता, तो तिस्ता सिक्किम राज्य भारत के कंचनजंगा पर्वत से निकलती है और जो तिस्ता परियोजना है वो कौन से राज्य में है? सिक्किम राज्य। तिस्ता को आप याद रखेंगे, अभी हाल ही में पिछले 1 या 2 महीने पहले यहाँ पर क्या हुआ है? फ्लड आया था और काफी नुकसान सिक्किम में किस नदी की वजह से हुआ था? तिस्ता नदी की वजह से हुआ था। बाकी सोन नदी, तो सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ से निकलती है और ये कहाँ मिलती है? जाकर पटना के पास गंगा नदी में मिलती है। कौन सी नदी में मिलती है? पटना के पास गंगा नदी में मिलती है। और सोन के ऊपर परियोजना चल रही है, सोन परियोजना, जो कि बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश मिलकर कर रहे हैं सोन परियोजना पर कार्य। क्लियर हो गया? चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा डैम कौन सा है? तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले करवाया है। सबसे लंबा डैम भारत का कौन सा है? हीराकुंड है। ये 4.8 किलोमीटर की लंबाई है। मुख्य बांध की लंबाई की बात कर रहे हैं, अदरवाइज तो ये 20-22 किलोमीटर है अगर इसका टोटल एरिया देखा जाएगा, लेकिन मेन डैम जो है उसकी लंबाई कितनी है? 4.8 किलोमीटर है। और कौन सी नदी पर है? तो यहां से क्वेश्चन आ जाता है, महानदी पर ये डैम बनाया गया है और ये विश्व का भी सबसे लंबा डैम है। बाकी दामोदर बांध,
तो दामोदर बांध याद रखेंगे, दामोदर नदी पर है और ये भारत की पहली और सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है कौन सी? हीराकुंड। सबसे बड़ी भी यही है। सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना दामोदर बांध परियोजना या फिर दामोदर वैली प्रोजेक्ट। भाखड़ा डैम कौन सी नदी पर है? सतलुज। कहाँ बनाया गया है? पंजाब हिमाचल के बॉर्डर पंजाब नांगल में इसको बनाया गया है। बाकी रिहंद डैम, तो रिहंद डैम कौन सी नदी पर है? रिहंद नदी पर है। रिहंद किसकी ट्रिब्यूटरी है? किसकी सहायक नदी है? सोन की सहायक नदी है। और सोन किसकी सहायक नदी है? गंगा। और रिहंद डैम जो बनाया गया है वो किसकी वजह से, किस किस राज्य की हेल्प से बनाया गया है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का ये ज्वाइंट वेंचर है, ज्वाइंट प्रोग्राम है जो काम कर रहा है रिहंद डैम के ऊपर। कौन सी नदी के ऊपर है? रिहंद नदी। रिहंद किसकी ट्रिब्यूटरी है? सोन। और सोन किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा। और इनकी वजह से जो झील बनी है उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो कि भारत की क्या है? सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रथम सीएम थे, उनके नाम से ये बनाई गई है। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चुखा जल विद्युत परियोजना किन दो देशों की परियोजना है? तो ये परियोजना है, सीधा आंसर आ जाएगा हमारा भारत और भूटान। तो चुखा जल विद्युत परियोजना कौन से देशों के बीच में चल रही है? भारत और भूटान के बीच में चल रही है। और ये नदी कौन सी है? तो नदी आ जाएगी बांगचू नदी पर चल रही है। कौन सी नदी पर? बांगचू नदी पर। भारत और भूटान के बीच में 3-4 ज्वाइंट प्रोग्राम चल रहे हैं जल विद्युत परियोजना। बाकी भारत और नेपाल, तो भारत और नेपाल के बीच में चल रहा है कोसी जल परियोजना। ये कोसी नदी जो है वो भारत के बिहार में काफी नुकसान करती है और नेपाल राज्य से होकर ये चलती है। सप्तकोसी या कोसी कहा जाता है नेपाल में से। तो भारत और नेपाल मिलकर कार्य कर रहे हैं किस प्रोजेक्ट पर? कोसी जल परियोजना। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? भारत भूटान बांगचू नदी पर चल रही है चुखा जल विद्युत परियोजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को विशेष महत्व दिया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको पहले भी बताया है। आंसर आ जाएगा हमारा ए। जो हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी 1956 से लेकर 1961 तक, उसमें किस पर ज्यादा फोकस किया गया था? सबसे अधिक फोकस किया गया था इंडस्ट्री पर, उद्योगों पर सबसे अधिक फोकस किया गया था। बाकी हमारी ऑप्शन देख लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956, यहां से शुरू होती है हमारी पंचवर्षीय योजनाएं। टोटल 12 पंचवर्षीय योजना है हमारी। और यहाँ जो ध्यान दिया गया था वो सबसे अधिक किसके ऊपर दिया गया था? एग्रीकल्चर के ऊपर, कृषि के ऊपर। बाकी पंचवर्षीय योजना इंपॉर्टेंट है, यहां से एक ही क्वेश्चन आता है। पंचवर्षीय योजना के दौरान नारा दिया गया था कौन सा? गरीबी हटाओ का नारा। कौन सा नारा? गरीबी हटाओ का नारा क्वेश्चन आता है। किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। और ये किसने दिया था? तो हमारी उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने ये नारा दिया था। किसने दिया था? श्रीमती इंदिरा गांधी ने ये नारा दिया था। बाकी आ जाता है हमारी 12वीं परियोजना। तो ये हमारी अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। हमने अभी बोला ना मैंने कि हमारी कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हैं? तो 12 थी।
और इसका जो समय आ जाएगा वो आ जाएगा 2012 से 2017। अब भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर एक वर्षीय योजनाएं चलाई जाती हैं। क्लियर हो गया? तो हमारी अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। हमारा आंसर आ जाएगा ए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब चलाई गई थी? तो याद रखेंगे, जब हमारा भारत आजाद हुआ था तो उद्योगों के विकास के लिए हमने क्या चलाई थी? इंडस्ट्रियल पॉलिसीज चलाई थी। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, यहां से क्वेश्चन आता है कि प्रथम औद्योगिक नीति भारत में कब बनाई गई? 6 अप्रैल 1948। फिर 30 अप्रैल 1948 को क्या बनाई गई थी? द्वितीय योजना। कुल 5 परियोजनाएं चलाई गई हैं। पहली कब? 1948 में। दूसरी कब? 30 अप्रैल 1956। और ये थी 24 जुलाई को हमारी कौन सी? 5वीं, जिसको हम बोलते हैं नई औद्योगिक नीति। क्या बोलेंगे इसको? नई औद्योगिक नीति। और इस समय हमारे जो वित्त मंत्री थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने एक कंसेप्ट दिया था हमारा कौन सा? निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, और तीसरा आ जाएगा हमारा उदारीकरण। उदारीकरण को हम बोलेंगे लिबरलाइजेशन। तो ये हमारा बन जाएगा LPG। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है। LPG का सिद्धांत किसने दिया है? तो किसने दिया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया है, जो बाद में हमारे क्या रह चुके हैं? बाद में हमारे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने कंसेप्ट दिया था लिबरलाइजेशन का, प्राइवेटाइजेशन का और हमारे ग्लोबलाइजेशन का। कब? 1991 में। उस समय भारत की जो औद्योगिक स्थिति है या फिर हमारी जो वित्तीय स्थिति है वो बहुत ही मंदी चल रही थी, खराब हालत में चल रही थी। तब उन्होंने ये वाला कंसेप्ट दिया था कि भारत में निजीकरण की जरूरत है, उसके वैश्वीकरण मतलब विश्व को यहाँ पर निवेश करने की जरूरत है, और इसका उदारीकरण मतलब थोड़ी सी हमें उद्योगों में ढील देने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। कब दिया गया था? जब 1991 के दौर में भारत वैश्विक मंदी से गुजर रहा था। तब डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय हमारे क्या थे? वित्त मंत्री थे। तब उन्होंने ये धारणा दी थी। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मीरा सेठ समिति किस उद्योग और क्षेत्र से संबंधित है? यहां से सीधा ही क्वेश्चन आ जाता है। तो ये हमारी जो संबंधित है वो कौन से उद्योग से है? लघु उद्योग से संबंधित है। ठीक है जी, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देश का सबसे बड़ा तेल भंडार क्षेत्र कौन सा है? याद रखेंगे, बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। बॉम्बे के पास जो समुद्री क्षेत्र है हमारा पास वाला, वहां से सबसे अधिक तेल के भंडार हैं भारत के। तो वो कहाँ से निकलता है? यानी कि भारत में इतना तेल नहीं है, हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं तेल के लिए। लेकिन अगर भारत में जितने भंडार हैं उनमें से पूछा जाए तो सबसे अधिक जो तेल निकाला जाता है, कच्चा तेल, वो किस एरिया से निकाला जाता है? बॉम्बे हाई। बाकी है खंबात, तो यहाँ से भी तेल निकाला जाता है और ये हिस्से आता है गुजरात, खंबात की खाड़ी। और डिगवोई, तो डिगवोई पड़ता है असम में, और ये सबसे पुराना तेल क्षेत्र है भारत में, डिगवोई। सबसे पहले ब्रिटिश समय में जब तेल की खोज की गई थी तो भारत के कौन से क्षेत्र से तेल निकाला गया था? कच्चा तेल, पेट्रोलियम तेल, डिगबोई क्षेत्र से। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सी आंसर आ जाएगा। याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। भारत में बसंत ऋतु कौन से मंथ से लेकर कौन से मंथ तक होती है? यानी कि अगर हम सीजन्स की बात करें तो हमारी जो बसंत ऋतु है वो हमारे किस समय आएगी, कौन से मंथ में आएगी? तो हमारा आंसर आ जाएगा, कौन से मंथ में आती है हमारी बसंत ऋतु? मार्च से अप्रैल में हमारा कौन सा सीजन चल रहा होता है? बसंत ऋतु का। और अप्रैल से जून हमारे चल रही होती है
ग्रीष्म ऋतु, और जून से सितंबर चलती है मानसून ऋतु जिसको हम वर्षा ऋतु बोलते हैं, और सितंबर से दिसंबर चलती है हमारी शरद ऋतु, ठीक है, शरद ऋतु जिसको हम पतझड़ ऋतु भी बोलते हैं। और एक हमारा सीजन और बचता है हमारा दिसंबर से लेकर मार्च तक, तो ये हमारी चलती है विंटर सीजन, शीत ऋतु, ठीक है। कौन सा सीजन चलेगा? विंटर सीजन, शीत ऋतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मानसून लौटती हुई मानसून कही जाती है? किस मानसून को हम लौटती हुई मानसून बोलेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा उत्तर पूर्व। तो हमारे उत्तर से पूर्व की, उत्तर पूर्व से जो मानसून चलती हैं उनको हम क्या बोलेंगे? लौटती। ये है हमारी मानसून, कौन सी? साउथ वेस्ट। और सबसे अधिक बारिश भारत में किस मानसून से होती है? इस मानसून से। एक मानसून इधर से आएगी तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ वेस्ट। ये कौन सी ऋतु में बारिश करती है? शीत ऋतु में। सर्दियों में जब हमारे उत्तर भारत में बारिश होती है ना, कौन सी मानसून से होती है? उत्तर पश्चिमी मानसून से। एक हमारी मानसून यहां से यहां को चलती है, ये भी बारिश करवाती है, इसको हम क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट, इधर की, ये इस क्षेत्र में बारिश करती है। अब ये सारी ऋतुएं हैं बारिश करवाने वाली। अब एक ऋतु हमारी यहां से यहां की तरफ को आती है वापिस, ये वापिस लौट रही है ऋतु मानसून, इसको हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व को हम क्या बोलते हैं? लौटती हुई मानसून बोलते हैं, या फिर रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं। और यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लौटती हुई मानसून सबसे अधिक कौन से स्थान पर बारिश करती है? तो तमिलनाडु में, यहां इस तट पर सबसे अधिक बारिश करती है। तो ये कौन सा राज्य आ जाएगा? तमिलनाडु। और तट का नाम पूछेंगे तो तट का नाम याद रखेंगे, कोरोमंडल तट पर सबसे अधिक बारिश करती है। क्लियर हो गया? कौन से तट पर? कोरोमंडल तट पर सबसे अधिक बारिश कौन सी मानसून करती है? लौटती हुई मानसून करती है। इंपॉर्टेंट है, इनमें से कौन सी फसल नकदी फसल नहीं है? अब नकदी फसलें क्या होती हैं? कैश क्रॉप्स, जिनको तुरंत आपने क्या कर देना है? मार्केट में बेच देना है, या हमारे तुरंत हमारे वो कैश के तौर पर प्रयोग की जाती है, या जिनको हम लंबे समय तक कंज्यूम नहीं रख सकते एज इट इज, तो उनको हम बोलते हैं नकदी फसलें। तो कपास रुई है, रुई से आगे कपड़े बनेंगे, कपड़े मार्केट में जाकर बिकेंगे, कपास कम बिकेगा, तो ये हमारी क्या है? नकदी फसल। पटसन रेयर, रॉ पटसन कम यूज होगा, इसकी बोरियां बनाई जाएंगी, धागे बनाए जाएंगे और चीजें बनाई जाएंगी, तो वो मार्केट में बिकेंगे, तो इसका भी हम घर में कोई प्रयोग नहीं करेंगे। गन्ना आप एक या दो खा सकते हैं, बाकी आपको क्या बनाना है? उससे गुड़ बनाना है, चीनी बनानी है, तो ये भी आप डायरेक्टली ज्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो ये जो तीनों हैं, तीनों क्या है? ये कैश क्रॉप है, नकदी फसलें हैं। जो गेहूं है इसको आप घर पे स्टोर करके रख सकते हैं, एज इट इज यूज भी कर सकते हैं, दलिया बना सकते हैं आप, आटा अपनी मर्जी से जैसे कंज्यूम करना है, और लंबे समय तक इनको स्टोर कर सकते हैं। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा गेहूं हमारी नकदी फसल नहीं है। मतलब गेहूं को आप नॉर्मल बीज देंगे ना, नॉर्मल आप कटाई कर सकते हैं, लेकिन बाकी जितनी फसलें हैं वो सारी कैश क्रॉप हैं, मतलब व्यापार के दृष्टि से उनको उगाया जा रहा है और उनमें टेक्निक का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है जी, गेहूं आप अपने खेत में आराम से बीज दीजिए, नॉर्मली खाद भी ज्यादा नहीं देंगे, तो नॉर्मल जितना बहुत उसमें न्यूट्रिएंट होंगे उतनी उस हिसाब से गेहूं उतनी आपकी उपज जाएगी और उतनी आपको फसल दे देगी। क्लियर हो गया? तो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। तो अभी मैंने बताया भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जूट होता है? वेस्ट बंगाल। तो हमारा जो पश्चिमी बंगाल उसका एक क्षेत्र है बैरकपुर, वहां पर क्या है? हमारा केंद्रीय जूट अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट आ जाता है लखनऊ। तो लखनऊ में है
केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में सबसे अधिक गन्ने पैदा होते हैं, तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। और शिमला, तो शिमला में है केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। अनुसंधान केंद्र। कुफरी ज्योति आपने नाम सुना होगा, तो किसकी किस्में है? शिमला आलू की किस्में है। और याद रखेंगे, उसके बाद आ जाता है हमारा नागपुर ऑप्शन। तो नागपुर मैंने पहले भी लिखवाया है, इसके साथ आप नया ऑप्शन लिख लीजिए। यहाँ पर है पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान केंद्र। नागपुर में क्या है? पर्यावरण इंजीनियर अनुसंधान केंद्र। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आप अपनी तैयारी पेपर की अच्छे से कर रहे होंगे और ये सारे क्वेश्चंस आपकी किसी न किसी तरीके से आपकी हेल्प करेंगे। तो आज के लिए था बस इतना ही, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद।